गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। कल जो मैंने क्वेश्चन दिया था रिएक्शन मैकेनिज्म, एक रिएक्शन के लिखने के लिए किसी भी स्टूडेंट ने तो मेरे साथ शेयर किया नहीं है। इसका मतलब है कि आप लोग उसको कंप्लीट कर नहीं पाए। किसी ने ट्राई किया था क्या? कितने लोगों ने ट्राई किया था? ओके, चलो मैं उस रिएक्शन की मैकेनिज्म जो है लिख रहा हूं। देखो, ये अल्कोहल हमने लिया था। इस अल्कोहल को H पॉजिटिव के साथ, ठीक है, हीट कर रहे हैं तो फाइनल प्रोडक्ट ये बनता है। ये फाइनल प्रोडक्ट है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होगी। तो देखो, सबसे पहले तो आपको पता है कि जो H पॉजिटिव यूज कर रहे हैं, इस H पॉजिटिव से एल्कोहल का प्रोटोनेशन हो जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये कार्बोकेटायन बन गया। अब देखो, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं कि 4 मेंबर्ड रिंग वाले साइड से एक्सपेंशन कराओ और दूसरी पॉसिबिलिटी है 3 मेंबर्ड रिंग वाले साइड से एक्सपेंशन कराओ। ठीक है, 4 मेंबर्ड रिंग वाले साइड से एक्सपेंशन पॉसिबल है और 3 मेंबर्ड रिंग वाले साइड से एक्सपेंशन पॉसिबल है। तो आपको ये लग रहा होगा कि भाई 3 मेंबर्ड रिंग वाले साइड से एक्सपेंशन क्यों कराएं, क्योंकि उधर तो बेंड सिग्मा ऑर्बिटल का सपोर्ट मिल रहा है। तो अगर बेंड सिग्मा ऑर्बिटल का सपोर्ट मिल रहा है तो आपको ये लग रहा होगा कि आप उस सपोर्ट को मेंटेन करके रखो। तो 4 मेंबर्ड रिंग वाले साइड से एक्सपेंशन आप कराना चाहोगे, बट जब आप 4 मेंबर्ड रिंग वाले साइड से एक्सपेंशन कराओगे तो वो बेंड सिग्मा ऑर्बिटल का सपोर्ट वैसे भी खत्म हो जाना है, क्योंकि तब पॉजिटिव चार्ज की पोजीशन जो है वो बदल जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे हम 3 मेंबर्ड रिंग वाले साइड से एक्सपेंशन कराते हैं। ठीक है, 3 मेंबर्ड रिंग वाले साइड से एक्सपेंशन कराते हैं। तो कुछ इस तरीके से रिंग एक्सपेंशन होगा और इससे अगर आप देखोगे तो ये कार्बोकेटायन बन जाएगा। पॉजिटिव चार्ज की पोजीशन अगर आप देखो तो पॉजिटिव चार्ज अभी यहाँ पे आ गया। आप हर स्टेप को खुद से भी समझो। पॉजिटिव चार्ज अभी ये जो 3 मेंबर्ड रिंग थी अभी 4 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट हो गया और उसके इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। अब इसके बाद आप देखो
क्या होगा, अभी ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, हाइड्राइड शिफ्ट के थ्रू ये टर्सरी कार्बोकेटायन बन जाएगा। तो अब पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा। अब आप देखो जो लेफ्ट साइड वाले रिंग है, लेफ्ट साइड वाले रिंग के रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है, मतलब लेफ्ट साइड से फर्दर रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब लेफ्ट साइड वाली रिंग 4 मेंबर रिंग से 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। लेफ्ट साइड वाली रिंग 5 मेंबर्ड हो जाएगी और इस 5 मेंबर रिंग के, चाहे आप यहां दिखाओ पॉजिटिव चार्ज या नीचे वाले इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज दिखाओ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या होगा। अब जो राइट साइड वाली रिंग है, राइट साइड वाली 4 मेंबर रिंग, उसके रेस्पेक्ट में फिर से अल्फा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है, तो फिर एक एक्सपेंशन होगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से। अब आप पॉजिटिव चार्ज देखोगे तो पॉजिटिव चार्ज ये जो ब्रिज हेड कार्बन है, इनमें से किसी एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ब्रिज हेड कार्बन में से किसी एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और फिर उसके बाद सेट-गिब्स रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, तो H पॉजिटिव रिमूव होगा और H पॉजिटिव के रिमूवल के थ्रू ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर आप इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को देखो तो इसमें कितने स्टेप्स ऑब्जर्व हो रहे हैं। पहला स्टेप एल्कोहल का प्रोटोनेशन, दूसरा स्टेप वाटर का रिमूवल, मतलब 2 स्टेप तो यहीं पे हो गए, 1 एंड 2 ये यहाँ पे ऑब्जर्व हो गए, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। तो टोटल 7 स्टेप यहाँ पे मैकेनिज्म में ऑब्जर्व हो रहे हैं। तो किसी स्टूडेंट ने इस तरीके से अप्रोच किया था क्या? आप में से किसी ने ऐसे अप्रोच किया था? नहीं। अभी ये क्लियर हो गया बेटा, सारे स्टेप समझ में आ गए? मैं फिर भी बोलूंगा कि एक बार जो है आप इसको देख लेना कि ये पॉजिटिव चार्ज की पोजीशन जो है, ये तो आपको समझ में आ रहा है कि एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन एक्सपेंशन के बाद पॉजिटिव चार्ज की पोजीशन वहीं पे क्यों है, ये आप जरूर देख लेना। ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है।
तो अब मैं कुछ प्रॉब्लम जो है डिस्कस कर रहा हूं रीअरेंजमेंट रिएक्शन पे बेस्ड, और फिर उसके बाद वो कार्बन आयन का डिस्कशन मैंने जहां पे छोड़ा था उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। एच पॉजिटिव के साथ हीट कर रहे हैं, बताओ प्रोडक्ट क्या होगा?
हाँ भाई, किसी ने कंप्लीट किया? चलो, अगर आपने ये प्रोडक्ट बनाया होगा तो फिर आपका आंसर सही होगा। H पॉजिटिव के थ्रू पहले तो इस OH का प्रोटोनेशन हुआ और फिर ये रिमूव हो गया। तो यहाँ पे बन गया ये कार्बोकेटायन। तो ये कार्बोकेटायन फॉर्म हो गया और उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पे एक्सपेंशन की कंडीशन फुलफिल हो रही है। एक्सपेंशन की कंडीशन फुलफिल हो रही है। एक्सपेंशन की कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा और रिंग एक्सपेंशन के थ्रू ये जो 4 मेंबर रिंग आप देख रहे हो ये 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। 4 मेंबर रिंग ये 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी और इस कार्बन पे या इस कार्बन पे, यहां या यहां, इन दोनों में से किसी एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, तो यहां तक का स्टेप कितने लोगों ने लिखा हुआ है? वेरी गुड, वेरी गुड, गुड, सही है, सही है, बहुत बढ़िया। अब देखो इसके बाद क्या होगा। इसके बाद जो दूसरे साइड, जो लेफ्ट साइड वाली 5 मेंबर रिंग है, उसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है। पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है, इसका मतलब कि एक्सपेंशन की कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो यहाँ पे एक्सपेंशन हो जाएगा। तो एक्सपेंशन होगा तो ये 5 मेंबर रिंग 6 मेंबर रिंग बन जाएगी और दूसरे साइड में 5 मेंबर रिंग मेंटेन रहेगी। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो किसी एक ब्रिज हेड कार्बन पे आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज एक ब्रिज हेड कार्बन पे आ जाएगा। इसके बाद फर्दर कोई और रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद फर्दर कोई और रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अब ये H पॉजिटिव लूज करके, H पॉजिटिव लूज करेगा सेट-जिप्स रूल के अकॉर्डिंग और ये प्रोडक्ट बनना चाहिए।
तो कितने लोगों ने इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया है? निशिता, वेरी गुड। शोभित, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड गुड। चलो सही ट्रैक पे आ रहे हो तुम लोग। बताओ बेटा, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा? IUPAC नेम बताना प्रोडक्ट का। वन मिथाइल साइक्लोहेक्स वन इन, वन मिथाइल साइक्लोहेक्स वन इन। तो इसमें तुमने एक गड़बड़ कर दिया है बेटा। दो मिथाइल है तो एक मिथाइल कहाँ लेकर के गए? 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्स वन इन, 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्स वन इन का फॉर्मेशन होना चाहिए। यहाँ पे देखो रिएक्शन ऐसे प्रोसीड करेगी। ये कंपाउंड था, प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन के बाद वाटर रिमूव हो जाएगा। ये बन गया। अब इसमें यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा बेटा। 6 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग ऑलरेडी स्टेबल होती है, तो वो 6 मेंबर रिंग 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए।
बल्कि इसको फर्दर स्टेबिलिटी 1 to मिथाइल शिफ्ट के थ्रू मिल जाएगी, 1 to मिथाइल शिफ्ट। अब देखो जो कार्बोकेटायन बन रहा है वो टर्सरी है, पहले सेकेंडरी था। हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर उसके अभी 3+2+1 6 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है। पहले अगर देखो तो सिर्फ 2 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर थे। तो ये बन गया, और अब ये सिस्टम का सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन है। तो इसके बाद सेडजेप्स रूल के अकॉर्डिंग H पॉजिटिव रिमूव हो करके ये एल्कीन फॉर्म हो जाएगा। इसका IUPAC नेम है 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्स 1इन, 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्स 1इन। ठीक है, एक क्वेश्चन और। बताओ फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। थ्री आइसोप्रोपाइल साइक्लोपेंट 2 इन 1 ओन। ये सही नहीं है चिराग।
1 ऑक्सा 4 5 ऑक्सा या ऑक्सो? ऑक्सा या ऑक्सो बेटा? तो 1 ऑक्सो 4 5 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सा 2 4 डाइन। ये भी वैसे ठीक नहीं है। आप यहाँ पे टॉटोमेरिज्म के बाद का जो प्रोडक्ट है जरा देखो वो क्या बन रहा है। यहाँ पे टॉटोमेरिज्म की भी तो पॉसिबिलिटी है। देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले OH का प्रोटोनेशन हो गया। सबसे पहले OH का प्रोटोनेशन हो जाएगा, ठीक है। प्रोटोनेशन के बाद मुझे एक बार फिर से स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। इस OH का प्रोटोनेशन हुआ और वाटर रिमूव हो गया। ये कार्बोकेटायन बन गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो ये रिंग एक्सपेंशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो रिंग एक्सपेंशन के थ्रू जो 5 मेंबर रिंग है वो 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। फाइव मेंबर रिंग 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है, जिस तरीके से ब्रेक हुआ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दे जाएगा बेटा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। और फिर क्या होगा, सेट-जेप्स रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन का रिमूवल। तो हाइड्रोजन के रिमूवल के बाद ये प्रोडक्ट बन गया। और आप देखो यहाँ पे टॉटोमेरिज्म की कंडीशन फुलफिल हो रही है, 1,3 टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। तो क्या होगा, यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन है इनमें से एक हाइड्रोजन माइग्रेट कर जाएगा ऑक्सीजन पे और उससे इनॉल बन जाएगा, मतलब फिनॉल बन जाएगा, फिनॉलिक रिंग, जो कि एरोमेटिक है। तो ये प्रोडक्ट फाइनली प्रोड्यूस होगा। तो ये क्या है, 3,4 डाइमिथाइल फिनॉल, 3,4 डाइमिथाइल फिनॉल, 3,4 डाइमिथाइल फिनॉल। ठीक है, इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा।
तो जो मैकेनिज्म पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मैकेनिज्म पे बेस्ड क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से नहीं पता होगा। इनफैक्ट अगर आपने पहले किया भी है तब भी आपको मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप सीधे आंसर पे जाओ। एक बार पहले आप सोचो और उसके बाद ही आप आंसर को टिक करो। तो स्टेप बाय स्टेप जो है आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि एक स्टेप को आपने परफॉर्म किया, फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, फिर अगला स्टेप क्या होगा। और आपको रीअरेंजमेंट तब तक कराते रहना है जब तक कि आप मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन तक नहीं पहुंच जाते। जब मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन मिल जाए उसके बाद फिर आप रिएक्शन, जो रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट के हिसाब से फिर फाइनल प्रोडक्ट के बारे में सोचो। जैसे डिहाइड्रेशन रिएक्शन है तो फाइनल प्रोडक्ट एल्कीन होगा। अगर डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन है और आपने उसमें एलिफेटिक अमाइन को यूज किया है तो फाइनल प्रोडक्ट एल्कोहल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो अब मैंने कार्बोकेटायन का डिस्कशन फिनिश कर दिया है। कार्बन आयन में मैंने लास्ट क्लास में कार्बन आयन की जनरल कैरेक्टरिस्टिक बताया था और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को डिसाइड करने वाले फैक्टर्स के बारे में आपको बताया था। तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को डिसाइड करने वाले फैक्टर्स में सबसे ऊपर हमने एरोमेटिसिटी को रखा। एरोमेटिक कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद हमने माइनस एम इफेक्ट ग्रुप के थ्रू जो स्टेबलाइजेशन होता है उसको कंसीडर किया। उसके बाद फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर को कंसीडर किया, फिर रेजोनेंस को कंसीडर किया, फिर रिवर्स हाइपर कंजुगेशन को कंसीडर किया, नहीं रेजोनेंस को कंसीडर किया, फिर बैक बॉन्डिंग को कंसीडर किया, उसके बाद फिर रिवर्स हाइपर कंजुगेशन को कंसीडर किया और लास्ट में हमने इंडक्टिव इफेक्ट को कंसीडर किया। तो जिसमें से मैंने फर्स्ट और सेकंड केस का डिस्कशन फिनिश कर दिया था। सेकंड केस में मैंने आपको बताया कि अगर कार्बन आयनिक कार्बन टू और मोर देन टू स्ट्रॉन्ग माइनस एम इफेक्ट ग्रुप से सराउंडेड है तो ऐसा कार्बन आयन एरोमेटिक कार्बन आयन से ज्यादा स्टेबल होता है। ये सारी बात मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, और अब मैं डिस्कस कर रहा हूं जो आगे का स्टेबिलिटी डिसाइडिंग फैक्टर है। जैसे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन is directly proportional to electronegativity of carbon atom at which negative charge is present. Electronegativity of carbon atom at which negative charge is present. तो अब जैसे देखो बेटा, अगर हमारे पास ये कार्बन आयन है CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, हमारे पास ये कार्बन आयन है और इसको कंसिडर कर रहे हैं और इसको कंसिडर कर रहे हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर हाइब्रिड ऑर्बिटल में कहां पे प्रेजेंट है? फर्स्ट में। परसेंटेज एस कैरेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल सबसे ज्यादा कहां पे है? फर्स्ट में। इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट होगा। अब इसके बाद आप देखो सेकेंड और थर्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की दोनों में बराबर है। मतलब हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की दोनों में इक्वल है। तो अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों में इक्वल है तो फिर ऐसे सिचुएशन में हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा अदर फैक्टर्स को। तो अदर फैक्टर्स क्या है जरा देखो, यहाँ पे जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है उसके बगल वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है।
जबकि इसमें जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है उससे कनेक्टेड है हाइड्रोजन। उस कार्बन से क्या कनेक्टेड है? हाइड्रोजन कनेक्टेड है। अब नेचुरल सी बात है कि जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है वो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इनफैक्ट कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हाइड्रोजन से तो काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो इसका रिजल्ट ये होगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन की ज्यादा है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। ये कार्बन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। इससे जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी और बढ़ जाएगी। ठीक है, इससे इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी और बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी अगर इसकी बढ़ेगी तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसका मतलब अगर हम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, और फोर्थ सबसे कम स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर को कंसीडर करते हुए हम इनकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी को बता सकते हैं। इसके बाद फिर अगला फैक्टर है रेजोनेंस। तो क्या बोलते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन is directly proportional to number of resonating structure. Stability of carbon ion is directly proportional to number of resonating structure. तो अब देखो, इस बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि जो बेंजाइल कार्बन आयन है ये एलाइल कार्बन आयन से ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, इस बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि इस कार्बन आयन की स्टेबिलिटी इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा होगी। और ये बेंजाइल कार्बन आयन इससे ज्यादा स्टेबल होगा, और ये इससे ज्यादा स्टेबल होगा। ये नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जैसे हमारे पास ये वाला कार्बन आयन है विनाइल, विनाइल कार्बन आयन, विनाइल कार्बन आयन को कंसीडर कर रहे हैं। कहाँ पहुंच गए?
तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि विनाइल कार्बेनायन और एलाइल कार्बेनायन में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर डोमिनेटिंग है नंबर ऑफ रेजोनेंस के ऊपर, इसलिए विनाइल कार्बेनायन इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ एलाइल कार्बेनायन. विनाइल कार्बेनायन इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ एलाइल कार्बेनायन, क्योंकि इसकी ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से. इसी तरीके से अगर हम कंसिडर कर रहे हैं विनाइल कार्बेनायन को, तो कई बार स्टेबिलिटी ऑर्डर में आप देखोगे ये भी आपको मिल जाएगा कि विनाइल कार्बेनायन की स्टेबिलिटी इनफैक्ट बेंजाइल कार्बेनायन से ज्यादा होती है. विनाइल कार्बेनायन की स्टेबिलिटी बेंजाइल कार्बेनायन से भी ज्यादा होती है, वही हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से. एक बात और इंपॉर्टेंट है, अगर हम कंसीडर करते हैं एसिटिलिनिक कार्बेनायन को, एसिटिलिनिक कार्बेनायन, तो एसिटिलिनिक कार्बेनायन की स्टेबिलिटी इवन इस कार्बेनायन से जहां पे टोटल 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इससे ज्यादा होती है. ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बेनायन से एसिटिलिनिक कार्बेनायन ज्यादा स्टेबल होता है. ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बेनायन से एसिटिलिनिक कार्बेनायन ज्यादा स्टेबल होता है. ठीक है. अगर मैं ओवरऑल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी को कंसीडर करूं तो एसिटिलिनिक कार्बेनायन, उसके बाद ट्राइफिनाइल कार्बेनायन, उसके बाद आपका ये एराइल कार्बेनायन आ जाता है स्टेबिलिटी ऑर्डर में. एराइल कार्बेनायन, एराइल कार्बेनायन के बाद फिर आ जाता है ये डाइफिनाइल मिथाइल कार्बेनायन. मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं टाइम बचाने के लिए, डाइफिनाइल मिथाइल कार्बेनायन. इसके बाद आ जाता है विनाइल कार्बेनायन, विनाइल कार्बेनायन आ जाता है. और फिर हम कंसिडर करते हैं बेंजाइल कार्बेनायन को, बेंजाइल कार्बेनायन, और फिर हम कंसिडर करते हैं एलाइल कार्बेनायन. ये है दोनों का मिक्स्ड स्टेबिलिटी ऑर्डर, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर और नंबर ऑफ रेजोनेंस को अगर हम कंसीडर करें तो ये इनकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑब्जर्व होती है. इसके बाद फिर अगला फैक्टर आता है बैक बॉन्डिंग. बैक बॉन्डिंग को कंसीडर करते हैं. अब जैसे देखो, अगर हमारे पास ये कार्बन है CH2Cl नेगेटिव. अब इसमें क्या है, आपको पता है कि क्लोरीन थर्ड पीरियड एलिमेंट है. थर्ड पीरियड एलिमेंट है तो इसके पास क्या होगा, अनहाइब्रिडाइज्ड डी ऑर्बिटल होगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा. क्लोरीन थर्ड पीरियड एलिमेंट है तो इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा वैलेंस शेल में. तो इस वजह से क्या होगा, ये बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है. तो बैक बॉन्डिंग की वजह से ये कार्बेनायन स्टेबल होगा.
बैक बॉन्डिंग भी एक टाइप का रेजोनेंस है, बट ये रेजोनेंस जितना इफेक्टिव नहीं होता। जो इफेक्टिवनेस रेजोनेंस की होती है वो इफेक्टिवनेस बैक बॉन्डिंग की नहीं होती, इसीलिए मैंने बैक बॉन्डिंग को रेजोनेंस से नीचे रखा है। अब जैसे ये कार्बन आयन है और हम कंसीडर कर रहे हैं इस कार्बन आयन को, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग और ज्यादा होगी क्योंकि दोनों साइड में क्लोरीन है, और हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर देखोगे तो इसमें सबसे ज्यादा क्लोरीन है, सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग यहाँ ऑब्जर्व होगी, तो ये स्टेबिलिटी में सबसे ऊपर होगा और ये स्टेबिलिटी में सबसे नीचे होगा। ये इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर है। थर्ड में बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगी और फर्स्ट में बैक बॉन्डिंग सबसे कम होगी। जितनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी कार्बन आयन की। अभी देखो यहां पे एक सिचुएशन और आ सकती है, जैसे मान लो हमारे पास ये कार्बन आयन है, हमारे पास ये कार्बन आयन है और हमारे पास ये कार्बन आयन है। अब हमें इनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। तो यहां पे बोलते हैं कि जो एटम बैक बॉन्डिंग में, जो एटम वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है, मतलब एक तरीके से जो लोन पेयर एक्सेप्टर एटम है, जो लोन पेयर एक्सेप्टर एटम है, अगर उसके पास नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ते हैं, जो लोन पेयर एक्सेप्टर एटम है अगर उसके पास लोन पेयर का नंबर बढ़ता है तो उसकी बैक बॉन्डिंग टेंडेंसी कम होगी। लोन पेयर एक्सेप्टर एटम के पास अगर नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ते हैं तो उससे उसकी बैक बॉन्डिंग टेंडेंसी डिक्रीज करेगी। तो यहां पे आप देखो लोन पेयर एक्सेप्टर एटम क्लोरीन है, ये लोन पेयर एक्सेप्टर है, जो डी ऑर्बिटल प्रोवाइड कर रहा है वो एक्सेप्टर है, और इसमें लोन पेयर एक्सेप्टर है सल्फर, और यहां पे है बेटा फास्फोरस। आप देख रहे हो क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है, सल्फर के पास 2 लोन पेयर है, फास्फोरस के पास 1 लोन पेयर है। जिसके पास जितने कम लोन पेयर होंगे, एक्सेप्टर एटम के पास जितने कम लोन पेयर होंगे, उसकी लोन पेयर एक्सेप्टिंग टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। इस बात को नोट कर लो। देखो ड्यूरिंग बैक बॉन्डिंग ड्यूरिंग बैक बॉन्डिंग during back bonding, as the number of lone pair present on acceptor atom decreases, during back bonding, as the number of lone pair present on acceptor atom decreases, during back bonding, as the number of lone pair present on acceptor atom decreases, its lone pair accepting tendency increases, and therefore extent of back bonding increases, and therefore extent of back bonding increases, and therefore extent of back bonding increases. तो इसका मतलब सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग थर्ड में होगी और सबसे कम बैक बॉन्डिंग फर्स्ट में होगी। तो अगर हम इनकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी को कंसीडर करें तो इनकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, ये इनकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ये पॉइंट क्लियर हुआ बेटा सबको?
बैक बॉन्डिंग कब कम होगी कब ज्यादा होगी, ये क्लियर हुआ? ठीक है, तो अब देखो, ये तो हो गया बैक बॉन्डिंग का इफेक्ट। इसके बाद फिर आता है रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। बैक बॉन्डिंग के बाद फिर हम कंसिडर करते हैं रिवर्स हाइपर कंजुगेशन को। जैसे देखो, अगर आपके पास अगर ये कार्बन आयन है और आपसे पूछा जा रहा है इनकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगी, अब इसमें देखो फर्स्ट वाला जो कार्बन आयन है उसमें तो बैक बॉन्डिंग होगी, क्योंकि क्लोरीन के पास डी ऑर्बिटल है और क्लोरीन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है उस कार्बन से जिसपे नेगेटिव चार्ज है। तो ये कंजुगेटेड सिस्टम है, लोन पेयर सिग्मा डी ऑर्बिटल फर्स्ट में, इसलिए यहां पे तो बैक बॉन्डिंग होगी। सेकेंड वाले में अगर आप देखो, इस कार्बन आयन के रेस्पेक्ट में ये सैचुरेटेड अल्फा कार्बन है और उस सैचुरेटेड अल्फा कार्बन पे हैलोजन है, तो रिवर्स हाइपर कंजुगेशन होगा। ऐसे ही थर्ड में भी देखो, कार्बन आयन के रेस्पेक्ट में ये सैचुरेटेड अल्फा कार्बन है, वहां पे हैलोजन है, तो रिवर्स हाइपर कंजुगेशन होगा। फोर्थ में भी कार्बन आयन के रेस्पेक्ट में ये सैचुरेटेड अल्फा कार्बन है, वहां पे हैलोजन प्रेजेंट है, तो रिवर्स हाइपर कंजुगेशन होगा। तो इसका मतलब आप देखो तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो फर्स्ट होगा, बिकॉज वहां पे बैक बॉन्डिंग है। उसके बाद फर्स्ट के बाद फिर आ जाएगा सेकंड, सेकंड के बाद फिर थर्ड, और सबसे कम स्टेबल होगा फोर्थ। रिवर्स हाइपर कंजुगेशन का नंबर कम होता जा रहा है। फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि उसके अंदर बैक बॉन्डिंग है, सेकेंड थर्ड और फोर्थ में रिवर्स हाइपर कंजुगेशन ऑब्जर्व हो रहा है, और रिवर्स हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर का नंबर लगातार डिक्रीज कर रहा है। तो नंबर डिक्रीज करने की वजह से ये इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा। तो ये समझ में आया बेटा? ये समझ में आया? ठीक है, अब देखो लास्ट फैक्टर आ जाता है यहाँ पे। अगर हम कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को कंसीडर करें तो लास्ट फैक्टर आ जाता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो इस इंडक्टिव इफेक्ट को कैसे कंसीडर करोगे? बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन is directly proportional to minus I effect of group, क्योंकि विड्राइंग ग्रुप कार्बन आयन को स्टेबलाइज करता है एंड डोनेटिंग ग्रुप डी स्टेबलाइज करता है। विड्राइंग ग्रुप स्टेबलाइज करेगा, डोनेटिंग ग्रुप डी स्टेबलाइज करेगा। तो अब जैसे देखो,
इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। फाइव टू वन फोर थ्री। फिफ्थ सबसे ज्यादा है, ये एकदम सही है, क्योंकि फिफ्थ में होगी बैक बॉन्डिंग। कार्बन आयनिक कार्बन पे ही क्लोरीन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी, तो फिफ्थ की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। फिफ्थ के बाद आप सेकंड बोल रहे हो, सेकंड आप सही बोल रहे हो, क्योंकि सेकंड में रिवर्स हाइपर कंजुगेशन ऑब्जर्व होगा। सेकंड में रिवर्स हाइपर कंजुगेशन ऑब्जर्व होगा। इसके बाद अगर हम कंसीडर करें, तो इसके बाद फर्स्ट आना चाहिए। फर्स्ट में माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है, और जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है वो प्राइमरी कार्बन है, तो मतलब वहां पे कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं है, माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे ज्यादा है बाकी दो के कंपेयर में। इसके बाद फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, 5 to 1। अब आपको कंपेयर करना है 3 और 4 को। तो आप देखो 3 और 4 में ऑब्वियस सी बात है कि थर्ड इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ फोर्थ, क्योंकि थर्ड में कार्बन आयन क्लोरीन के पास है, फोर्थ में वो दूर है। फिफ्थ सेकेंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ, फिफ्थ सेकेंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ, ये इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर होना चाहिए। तो अगर आपसे बोला जाए कि सबसे अनस्टेबल कार्बन आयन कौन सा होगा, तो आप बोलोगे सबसे अनस्टेबल कार्बन आयन ये है। टर्सरी एल्काइल कार्बन आयन, टर्सरी एल्काइल कार्बन आयन सबसे अनस्टेबल कार्बन आयन है। क्यों? क्योंकि इसको स्टेबलाइज करने वाला कोई फैक्टर नहीं है, बल्कि यहाँ पे डीस्टेबलाइजिंग फैक्टर प्रेजेंट है। ये डीस्टेबलाइजिंग फैक्टर, प्लस आई इफेक्ट, तीनों एल्काइल का प्लस आई इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है, तो ये मोस्ट अनस्टेबल कार्बन आयन प्रेजेंट है। अरे हीरो, प्लस आई इफेक्ट तो है, बात सही है, प्लस आई इफेक्ट स्टेबिलिटी कार्बन आयन की कम करता है, बढ़ाता थोड़ी है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। तो यहाँ पे 3 एल्काइल का प्लस आई इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है, इसलिए ये मोस्ट अनस्टेबल कार्बन आयन होगा। क्लियर हुआ या नहीं? आकाश,
नहीं क्लियर हुआ? अरे क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है? भाई मैंने अभी क्या बताया, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ ग्रुप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ ग्रुप। यहां पे ये जो 3 एल्काइल ग्रुप आप देख रहे हो, ये एल्काइल ग्रुप क्या दिखाते हैं? प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं ना। तो प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं, तो जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है वहां नेगेटिव चार्ज का बर्डन को और बढ़ा रहे हैं। अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज का बर्डन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली वो लेस स्टेबल होगा, इसलिए ये सबसे अनस्टेबल कार्बन आयन है। अगर हम यहां पे कंसीडर करें, मान लो माइनस आई इफेक्ट ग्रुप को कंसीडर करें, थर्ड पार्ट में क्या बोल रहे हैं? अच्छा, थर्ड पार्ट में आप बोल रहे हैं थर्ड को फोर्थ से लेस स्टेबल होना चाहिए। थर्ड को फोर्थ से लेस स्टेबल होना चाहिए, क्यों? क्योंकि आप ये बोल रहे हैं इसका प्लस आई इफेक्ट है, यही बोल रहे हैं? हाँ, तो लेकिन ये भी तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि जो फोर्थ में कार्बन आयन है वो क्लोरीन से दूर नहीं है। हम तो पहले देखेंगे ना स्टेबलाइजिंग फैक्टर, स्टेबलाइजिंग फैक्टर का ज्यादा सपोर्ट किसको मिल रहा है? तो फोर्थ में वो कार्बन आयन क्लोरीन से दूर हो गया, तो क्लोरीन से दूर होने की वजह से माइनस आई इफेक्ट तो वहां पे नेग्लेक्ट हो गया। और थर्ड में अगर आप देखोगे तो थर्ड में माइनस आई इफेक्ट अभी भी सिग्निफिकेंट रहेगा, इस वजह से थर्ड की स्टेबिलिटी फोर्थ से ज्यादा होगी। समझ में आया कि नहीं? और सबसे अनस्टेबल कार्बन आयन अगर हम कंसीडर करें तो सबसे अनस्टेबल कार्बन आयन टर्सरी एल्काइल कार्बन आयन होगा। तो ये तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को डिसाइड करने वाले फैक्टर्स की एनालिसिस हो गई। अब इसके बाद आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग, नहीं, मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन, मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन, मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन। मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन। कार्बन आयन को फॉर्म करने वाले मेथड्स, इसमें फर्स्ट मेथड लिखो, लिखो बाय रिमूवल ऑफ एसिटिक हाइड्रोजन, बाय रिमूवल ऑफ एसिटिक हाइड्रोजन फ्रॉम कार्बन एटम, by removal of acidic hydrogen from carbon atom through a strong base, through a strong base, through a strong base। तो अब जैसे देखो बेटा, हमारे पास ये कंपाउंड है साइक्लोपेंटाडाइन, हमने इसको एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट किया, मान लो सोडामाइड के साथ ट्रीट किया, तो सोडामाइड से मिलेगा हमें अमाइड आयन, सोडामाइड से मिलेगा अमाइड आयन। अब देखो ये अमाइड आयन क्या करेगा, अमाइड आयन बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये इस एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव कर लेगा।
ये एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव कर लेगा, और क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड पेयर आप देख रहे हो, ये बॉन्ड पेयर इस कार्बन को ट्रांसफर होगा, तो अमोनिया गैस रिलीज हो गई और ये कार्बन आयन फॉर्म हो गया। अमोनिया गैस रिलीज हुई और इस कार्बन आयन का फॉर्मेशन हुआ। तो आप देख रहे हो कि ये कार्बन आयन एरोमेटिक है, बहुत इजीली फॉर्म होगा। इसी तरीके से अगर हम कंसीडर कर रहे हैं इस कंपाउंड को, ये कंपाउंड है, अब इसको हम सोडामाइड के साथ अगर ट्रीट कर रहे हैं तो अमाइड आयन क्या करेगा, अमाइड आयन इस हाइड्रोजन को रिमूव कर लेगा और ये बॉन्ड पेयर इस कार्बन को ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो यहां पे बेटा ये कार्बन आयन फॉर्म होगा जो माइनस एम इफेक्ट के थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है, कीटोन के माइनस एम इफेक्ट के थ्रू ये कार्बन आयन स्टेबलाइज हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम कंसीडर करते हैं, मान लो हमारे पास टर्मिनल एल्काइन है, टर्मिनल एल्काइन, इसको हमने ट्रीट किया सोडामाइड के साथ, तो अमाइड आयन क्या करेगा, अमाइड आयन इस एसिडिक हाइड्रोजन को, जो कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इस हाइड्रोजन को रिमूव कर लेगा और प्रोड्यूस हो जाएगा ये कार्बन आयन, इसके साथ सोडियम आयन कनेक्टेड होगा। तो इस तरीके से कार्बन पे प्रेजेंट एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करके हम कार्बन आयन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कार्बन पे प्रेजेंट एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करके हम कार्बन आयन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लिखो सेकेंड मेथड कार्बन आयन फॉर्मेशन के लिए, दूसरा मेथड लिखो फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन में। लिखो बाय हेट्रोलिसिस ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, बाय हेट्रोलिसिस ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, by heterolysis of organometallic compound। तो जैसे देखो बेटा, अगर हमारे पास एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, पहले तो हमें यह समझना होगा कि ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होता क्या है। आप ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के रिगार्डिंग नोट करो, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के रिगार्डिंग नोट करो, those compounds in which carbon atom is directly bonded with a metal, carbon atom is directly bonded with metal, those compounds in which carbon atom is directly bonded with metal are called organometallic compound, are called organometallic compound। अब जैसे मैं कुछ एक कंपाउंड बता रहा हूं, देखो फॉर एग्जांपल हमने कंसिडर किया ये RMgX, इसमें मैग्नीशियम एल्काइल ग्रुप यानी कि कार्बन से बॉन्डेड है, इसको ग्रिग्नॉड रिएजेंट बोलते हैं, साथ में नेम भी लिख लेना क्योंकि अभी इनको अब फ्रिक्वेंटली आगे हम लोग यूज करेंगे, ग्रिग्नॉड रिएजेंट। ठीक है, इसी तरीके से देखो एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ये है,
R2CuLi, इसको बोलते हैं बेटा गिलमैन्स रिएजेंट। इसको गिलमैन्स रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारे पास ये कंपाउंड है डाई एल्काइल जिंक, डाई एल्काइल जिंक, डाई एल्काइल कैडमियम, ये सब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। आप यहां पे देख रहे हो कि कार्बन डायरेक्टली मेटल से बॉन्डेड है। तो जितने भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, जब कभी ये हेटेरोलिसिस में पार्टिसिपेट करते हैं तो ये हेटेरोलिसिस के थ्रू हमेशा कार्बन आयन का फॉर्मेशन करते हैं। यहां पे जब हेटेरोलिसिस होगी तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसको ये सिग्मा बॉन्ड पेयर ट्रांसफर होगा। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहाँ पे कार्बन है, तो कार्बन को सिग्मा बॉन्ड पेयर ट्रांसफर होगा। इस वजह से यहाँ पे कार्बन आयन का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अगर हम कंसीडर कर रहे हैं R2CuLi को, R2CuLi किस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पे, तो R नेगेटिव बन गया बेटा, RCu बन गया और Li पॉजिटिव। R नेगेटिव, RCu एंड Li पॉजिटिव, ये फॉर्म हो गया। तो ये भी एक मेथड है कार्बन आयन इंटरमीडिएट को प्रोड्यूस करने का। तीसरा मेथड लिखो, ये थर्ड मेथड जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये बेसिकली एक फेमस रिएक्शन है एल्केन को प्रोड्यूस करने के लिए। रिएक्शन को बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो पहले तो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का डिटेल लिख लो, क्या होता है इस रिएक्शन में। लिखो, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड इज हीटेड विथ सोडा लाइम, when carboxylic acid is heated with soda lime, when carboxylic acid is heated with soda lime, then alkane is obtained. When carboxylic acid is heated with soda lime, then alkane is obtained. अब जरा देखो क्या होता है यहाँ पे। हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको हमने NaOH और CaO के साथ हीट किया। NaOH सोडा, CaO लाइम, सोडा लाइम के साथ हीट किया। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाता है बेटा RH एंड Na2CO3 बन जाता है, RH प्लस Na2CO3। अब जरा देखो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड और NaOH के बीच में रिएक्शन होगी। वाटर रिमूव होता है और यहां पे बन जाता है बेटा कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मेशन होता है। अब जरा देखो इसके बाद क्या होगा। बोलते इसके बाद ये जो हाइड्रोक्सिल आयन है,
हाइड्रोक्सिल आयन ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करता है और यहाँ पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऑब्जर्व हो गया। तो अब आप देखो यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया RCO नेगेटिव, O नेगेटिव, OH, ये बन गया RCO नेगेटिव, O नेगेटिव, OH। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि कार्बन से जो सेंट्रल कार्बन एटम है, सेंट्रल कार्बन एटम से 2 O नेगेटिव ग्रुप अटैच है। सेंट्रल कार्बन एटम से क्या अटैच है? 2 O नेगेटिव ग्रुप अटैच है। और आप याद करो मैंने क्या बताया था आपको, जो प्लस आई इफेक्ट के ऑर्डर में मैंने बताया था कि O नेगेटिव स्ट्रॉन्गेस्ट प्लस आई इफेक्ट ग्रुप होता है। सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट O नेगेटिव ही दिखाता है। ठीक है, तो यहां पे 2 O नेगेटिव ग्रुप हैं, तो इन दोनों O नेगेटिव ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट इस कार्बन पे ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है, ये दोनों O नेगेटिव कार्बन पे प्लस आई इफेक्ट दिखा रहे हैं। तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से क्या होता है, ये जो सेंट्रल कार्बन है इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। वैसे OH भी लगा हुआ है, OH का माइनस आई है, बट OH का माइनस आई बहुत वीक है। इन दो O नेगेटिव का प्लस आई बहुत स्ट्रांग है, तो इस वजह से कार्बन के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी और कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, कार्बन और एल्काइल ग्रुप के बीच का जो बॉन्ड है, यहां पे पोलर कैरेक्टर बढ़ेगा और ये बॉन्ड हीट करने पे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। यही इस रिएक्शन का स्लोवेस्ट स्टेप है। ये इस रिएक्शन का स्लोवेस्ट स्टेप है। और इससे देखो बेटा क्या बन गया, इससे फॉर्म हो गया R नेगेटिव कार्बन आयन बन गया। और क्या बना, और फॉर्म हुआ बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन का फॉर्मेशन हुआ। कैसे? जब ये यहां से गया तो एक लोन पेयर जो है वो ऑक्सीजन पे जो था वो यहाँ पे पाई बॉन्ड पेयर बन करके आ गया, जिससे कार्बन की टेट्रावैलेंसी मेंटेन रहे। कार्बन की टेट्रावैलेंसी को मेंटेन रखने के लिए जब यहां से R ग्रुप रिमूव होता है तो वो लोन पेयर पाई बॉन्ड पेयर बन करके आ जाता है। तो अब आप देखो R नेगेटिव बन गया और बाइकार्बोनेट आयन। आप याद करो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि कार्बन आयन आर एक्सट्रीमली पावरफुल बेसिस। लास्ट क्लास में जब जनरल कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस कर रहा था तो वहां पे मैंने बताया था कि कार्बन आयन आर एक्सट्रीमली पावरफुल बेसिस, इनफैक्ट दे एक्ट्स एज सुपर बेसिस। तो यहां पे आप देखो R नेगेटिव है, एक्सट्रीमली पावरफुल बेस, और बाइकार्बोनेट आयन में ये हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से अटैच है ये सफिशिएंटली एसिडिक है, तो इसलिए क्या होगा, ये R नेगेटिव यहां से हाइड्रोजन रिमूव कर लेता है। तो R नेगेटिव इस हाइड्रोजन को रिमूव कर लेगा। सब गड़बड़ हो गई। मैं फिर से इसको लिख रहा हूं, R नेगेटिव R नेगेटिव इस हाइड्रोजन को रिमूव कर लेता है। तो यहां से बन जाएगा बेटा RH प्लस कार्बोनेट आयन CO3 2 नेगेटिव, RH प्लस कार्बोनेट आयन। तो ये समझ में आया सबको? इससे पहले वाला स्टेप सब नोट कर लिया था भाई? इससे पहले वाला स्टेप नोट कर लिया था?
तो आप देख रहे हो इस तरीके से फाइनली एल्केन का फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पे रिकॉल करने वाली बात यह है कि जो रिएक्शन का स्लोवेस्ट स्टेप है, स्लोवेस्ट स्टेप में कार्बन आयन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है। कार्बन आयन इंटरमीडिएट जितना स्टेबल होगा, स्लोवेस्ट स्टेप उतना फास्ट होगा। मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड हमने कंसीडर किया, उसकी डीकार्बोक्सिलेट होने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। तो एक तो ये पूछा जाता है यहाँ पे, ease of decarboxylation, ease of decarboxylation मतलब कौन कितना इजिली डीकार्बोक्सिलेट होगा। तो ease of decarboxylation of carboxylic acid, ease of decarboxylation of carboxylic acid is directly proportional to stability of carbon ion produced. Ease of decarboxylation of carboxylic acid is directly proportional to stability of carbon ion produced. तो कार्बन आयन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो जितना स्टेबल होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड उतना इजिली डीकार्बोक्सिलेट होगा। तो अब जैसे एक क्वेश्चन लिखो, arrange the following carboxylic acid, in terms of their increasing order of reactivity, towards decarboxylation reaction. Arrange the following carboxylic acid in terms of increasing order of their reactivity towards decarboxylation reaction. तो अब जैसे देखो, अगर हमारे पास है CH3COOH, हमारे पास है CH3CH3COOH, ठीक है। हमने यहाँ पे कंसीडर किया है CH3CO CH2COOH। हमने यहाँ पे कंसिडर किया है तो इनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपको बतानी है टुवर्ड्स डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन।
आपको करना क्या है, जहां पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हटा करके उस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज रखो और फिर कार्बेनाइन की ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करो। जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी कार्बेनाइन की होगी वही इनका डीकार्बोक्सिलेशन टेंडेंसी का ऑर्डर भी होगा। थ्री सिक्स फोर वन टू फाइव, थर्ड सबसे ज्यादा रिएक्टिव, उसके बाद 6, फिर 4 1 2 5। ये सही आंसर नहीं है। देखो क्या देखोगे, फर्स्ट में ये कार्बेनायन बनेगा, सेकंड में ये कार्बेनायन बनेगा, थर्ड में ये बनेगा, फोर्थ में ये बनेगा। अगर सीक्वेंस गड़बड़ हो तो बताना भाई। फिफ्थ में ये बन रहा है, और सिक्स्थ में ये बन रहा है। यही ऑर्डर, ये जो मैंने कार्बेनायन बनाया ये सही बनाया। ठीक है। अब देखो बेटा, सिक्स्थ को अगर आप देखो तो जो कार्बेनायनिक कार्बन है दो स्ट्रॉन्ग माइनस एम इफेक्ट ग्रुप के बीच में है, और थर्ड कार्बेनायन एरोमेटिक है। मैंने अभी स्टेबिलिटी ऑर्डर में बताया था कि अगर कार्बेनायनिक कार्बन मोर देन वन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप से सराउंडेड है तो ऐसा कार्बेनायन एरोमेटिक कार्बेनायन से ज्यादा स्टेबल होता है। अब यहां पे आपने गड़बड़ कर दी है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बेनायन सिक्स्थ होगा, तो सबसे इजिली डीकार्बोक्सिलेट होगा सिक्स्थ, उसके बाद आएगा थर्ड, उसके बाद आएगा बेटा फोर्थ, इसके बाद आप कंसीडर करोगे फर्स्ट,
फिर कंसिडर करोगे सेकेंड, और सबसे कम स्टेबल कार्बेनाइन फिफ्थ होगा ड्यू टू एंटी एरोमेटिसिटी। फिफ्थ एंटी एरोमेटिक है, तो इसलिए ये इनका ऑर्डर ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन होगा। सबसे इजीली डीकार्बोक्सिलेट होगा सिक्स्थ, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड, और लास्ट में कंसिडर करोगे फिफ्थ को। आया समझ में? तो इस तरीके से आपको ऑर्डर ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन बताना है। इसमें हम कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी को कंसिडर करते हुए आंसर करेंगे। इस पे और भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट वो रिएक्शन केमिस्ट्री से रिलेटेड है। रिएक्शन केमिस्ट्री इसका पूरा डिटेल जो है मैं आपको बताऊंगा जब एल्केन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन को डिस्कस करूंगा, तो वहीं पे और भी इंफॉर्मेशन हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन से रिलेटेड देखेंगे। तो कार्बेनाइन का डिस्कशन फिनिश हो गया बेटा। मैंने कार्बेनाइन के फॉर्मेशन मेथड्स बता दिए, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी को डिसाइड करने वाले फैक्टर्स को बता दिया, कार्बेनाइन की कैरेक्टरिस्टिक बता दिया। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट डिस्कस करने जा रहा हूं। लिखो, कार्बीन और मिथाइलिन। कार्बीन और मिथाइलिन, इसमें नोट करो, कार्बीन और मिथाइलिन में ऑर्गेनिक डाइवेलेंट न्यूट्रल स्पीसीज, ऑर्गेनिक डाइवेलेंट न्यूट्रल स्पीसीज, organic divalent neutral species having two non-bonding electron on carbon atom, having two non-bonding electron on carbon atom, organic divalent neutral species having two non-bonding electron on carbon atom, either paired or unpaired, either paired or unpaired। वो जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड भी हो सकते हैं, अनपेयर्ड भी हो सकते हैं। आइदर पेयर्ड और अनपेयर्ड आर कॉल्ड कार्बीन और मिथाइलिन, कार्बीन और मिथाइलिन। आगे लिखो बेटा, दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। दो टाइप के कार्बीन ऑब्जर्व होते हैं। दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। नंबर वन, सिंगलेट कार्बीन, एंड नंबर टू, ट्रिपलेट कार्बीन। कार्बीन की दो कैटेगरी ऑब्जर्व होती है, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट। ठीक है, तो सिंगलेट कार्बीन क्या है आप नोट करो। सिंगलेट कार्बीन, फर्स्ट क्लासिफिकेशन, सिंगलेट कार्बीन इसमें लिखो, इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक में सिंगलेट कार्बीन में इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक में फर्स्ट पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट, हियर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, here non-bonding electrons are paired, therefore singlet carbene, here non-bonding electrons are paired, therefore singlet carbene are always diamagnetic,
Therefore, singlet carbene are always diamagnetic in nature. Diamagnetic in nature. तो जो सिंगलेट कार्बीन है इसमें जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा पेयर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, इसके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए ये हमेशा डायामैग्नेटिक होगा. ये इसका अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल है. सेकंड पॉइंट लिखो, दे आर ऑलवेज sp2 hybridized. They are always sp2 hybridized. They are always sp2 hybridized and possess trigonal planar geometry. And possess trigonal planar geometry. Trigonal planar geometry and angular shape. ज्योमेट्री तो हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करता है, बट शेप में आप जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उनका भी रोल को कंसीडर करोगे. एंड एंगुलर शेप, ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री एंड एंगुलर शेप. अगला पॉइंट लिखो, दे acts as neutral electrophile. They acts as neutral electrophile as well as Lewis acid. They acts as neutral electrophile as well as Lewis acid. They acts as neutral electrophile as well as Lewis acid. अगला पॉइंट लिखो, they are formed under the condition. They are formed under the condition. They are formed under the condition in which heterolysis takes place. They are formed under the condition in which heterolysis takes place. जिस कंडीशन में हेटेरोलिसिस होती है उस कंडीशन में इनका फॉर्मेशन होता है. अगला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, लिखो, they are also called excited state carbene. They are also called excited state carbene. They are also called excited state carbene because they are present They are also called excited state carbene because they are present in higher energy state. They are present in higher energy state. और लास्ट पॉइंट लिखो जनरल कैरेक्टरिस्टिक में इनके लास्ट पॉइंट लिखो, they are called singlet. They are called singlet because they acquire only one spin state. They are called singlet because they acquire only one spin state. क्योंकि इनका एक ही स्पिन स्टेट पॉसिबल है, और वो क्या है बेटा, देखो ये दोनों नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो ये हमेशा अपोजिट स्पिन को एक्वायर करेंगे. ठीक है, तो इनकी स्पिन जो है वो एंटी क्लॉक, क्या होगी, एंटी पैरेलल स्पिन होगी. तो एक ही स्पिन स्टेट पॉसिबल है, इसलिए इनको सिंगलेट बोलते हैं. बाकी जो ट्रिपलेट कार्बीन का डिस्कशन है उसको कल की क्लास में देखेंगे. ठीक है, तो कल ट्रिपलेट कार्बीन को मैं कंप्लीट करूंगा और बाकी जो डिटेल है इसका